नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम लोग एक विशेष मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी हाल ही में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया। हमारा शो इस बार विशेष इसी बीमारी को लेकर के है और आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शिशु रोग विशेषज्ञ और ऑटिज्म जैसे विशेष बच्चों की इलाज करने वाली शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपेक्षा पाठक जी को। नमस्कार मैडम। अपेक्षा पाठक जी यहाँ पर अपना एक क्लिनिक चलाती हैं और बच्चों पर जो विशेष बच्चे हैं उन पर जो है काम करती हैं। मैम, एक तो सबसे पहला सवाल है कि ऑटिज्म है क्या और ये इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है? मैम, ऑटिज्म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर माना जाता है जो कि जेनेटिकली इसका कॉज इसका बेसिकली जेनेटिक ही होता है और तेज़ी से बढ़ने का कारण ये है कि डायग्नोसिस अब ज़्यादा हो पा रहा है। पहले ये ऐसा नहीं है, ये बीमारी पहले नहीं हुआ करता था, पहले भी था, लेकिन अब इसके बारे में अवेयरनेस ज़्यादा हो गया है डॉक्टर्स को भी, क्योंकि इस पर रिसर्च ज़्यादा हो रहा है, प्लस पेरेंट्स भी ज़्यादा अवेयर हो गए हैं अपने बच्चों के लिए, तो इसकी वजह से डायग्नोसिस ज़्यादा होता जा रहा है। उसके और भी कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ऑटिज्म की संख्या बढ़ गई है, नो डाउट ये तो बढ़ गई है, लेकिन बेसिकली डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ज़्यादा पता चलता जा रहा है इस बीमारी के बारे में। एक तो आपका सेंटर है, उस सेंटर के बारे में भी थोड़ा जानकारी लेंगे क्योंकि उसमें कैसे बच्चे हैं और वो सेंटर पे कैसे इलाज करते हैं? जी, मेरे सेंटर का नाम है चित्रा चाइल्ड क्लिनिक, जो कि फ्रायलाल चौक के पास थरपकना में है। इसमें नॉर्मल रेगुलर ओपीडी के पेशेंट्स, पीडियाट्रिक पेशेंट्स तो आते ही हैं जहाँ रेगुलर ओपीडी वैक्सीनेशन चलती है। उसके अलावा अगर न्यूरो डेवलपमेंटल बच्चे भी अगर आते हैं तो उनकी भी इलाज वहाँ पर उसकी सुविधा है। उसमें एक्चुअली अलग से मैंने न्यूरो डेवलपमेंटल विंग बनाया हुआ है जिसमें टीम है, पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट ऐसे हैं। उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी की अलग डिपार्टमेंट है, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन की अलग डिपार्टमेंट है, बिहेवियरल थेरेपी की अलग डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इस तरह के बच्चे अगर आते हैं जिसमें किसी भी तरह की डेवलपमेंटल डिले है तो मैं उसको असेस करती हूँ, डायग्नोज करती हूँ और जिस तरह से भी उसको ट्रीटमेंट चाहिए उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। एक तो ऑटिज्म पे बात हो रही है तो हम ये भी जानना चाहेंगे मैम कि ऑटिज्म का पूरे देश में सिनेरियो क्या है और झारखंड में स्थिति कैसी ऐसे बच्चों की? जी, एक्चुअली ऑटिज्म इंडिया में 1:68 रेशियो है, मतलब एवरी 68 बच्चों में एक बच्चे ऑटिस्टिक पाए जाते हैं और झारखंड में जो थोड़ा सा इसकी संख्या ज़्यादा है, 75 माना जाता है कि एवरी 75 बच्चों में एक बच्चा को ऑटिज्म डायग्नोज करके आता है। ये एक तो जानना चाहेंगे कि ये वजह क्या है मैम, क्यों ऐसा हो रहा है कि ऑटिज्म वाले बच्चे बढ़ रहे हैं? एक तो जेनेटिक कॉज है, ऑलरेडी बच्चा जेनेटिकली प्रोन है ऑटिज्म के लिए, प्लस उसमें कुछ और फैक्टर्स जैसे अगर डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसीज रही हो या डिलीवरी के बाद अगर किसी भी तरह की एडमिशन रही हो NICU में, बच्चा वेंटिलेटर पर गया हो, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन रही हो डिलीवरी के बाद, और या फिर इवन वाइल ग्रोइंग किसी भी तरह का स्ट्रेसफुल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर रहे हैं या मदर के प्रेगनेंसी के टाइम में स्ट्रेसफुल फैक्टर्स या कंडीशंस रहे हैं तो ब्रेन की वायरिंग में प्रॉब्लम हो जाती है बेसिकली, जो कि बाद में ऑटिज्म को पैदा देता है। एक तो इसमें जानना ये भी चाहेंगे कि मैडम इसका जो लक्षण है वो कैसे है और कैसे इसकी पहचान करे अभिभावक, क्योंकि हर अभिभावक तो पढ़े लिखे होते नहीं है, तो कैसे जाने? एक्चुअली जो ऑटिज्म है वो बाय बर्थ ही होती है, लेकिन क्या होता है जब बच्चा धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगती है, बच्चे के चलने की टाइम आता है कि अब बच्चा को अब चलना चाहिए, बच्चे को बोलना चाहिए, तो देखते हैं कि विकास में धीरे धीरे वो डिले होता है, जितना उसका डेवलपमेंट होना चाहिए एज अनुसार उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, तो फिर डाउट होता है और पेरेंट्स जो है डॉक्टर्स के पास लेकर आते हैं। हम लोग उसको फिर टूल्स होते हैं उसको डायग्नोज करने के लिए, टूल्स का असेसमेंट होता है बच्चों का और उस हिसाब से फिर उसकी डायग्नोसिस बनाई जाती है। तो एक तो आपने बता दिया कि लक्षण और ट्रीटमेंट, एक तो और भी समस्या आ रही है मैम कि छोटे बच्चे, जैसे आपने बोला कि उनकी लक्षण शायद उसी लक्षण से मिलता जुलता भी होगा ये कि बच्चे
बोल नहीं पा रहे हैं, वजह क्या है कि वो नहीं बोल पाते हैं? ये भी बेसिकली स्पीच जो होता है वो भी एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट होता है। जब बच्चा जैसे चलना सीखता है वैसे बच्चे को बोलना चाहिए टाइम से। तो ऑटिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट जो देखा गया लक्षण वो यही है कि बच्चा स्पीच डिले के साथ आता है। सबसे पहले हमारे ओपीडी में अगर बच्चे आते हैं तो स्पीच डिले के साथ ही आते हैं। फिर और भी बाकी डोमेन्स भी देखे जाते हैं, जैसे चलना हो गया, बैठना हो गया, दौड़ना हो गया, लेकिन स्पीच डिले की सबसे ज्यादा आती है। और दूसरी आती है आई कांटेक्ट की। ऐसे बच्चों में आई कांटेक्ट कम होता है। अच्छा जी। एक तो अभी जो वर्चुअल ऑटिज्म का मामला भी बढ़ा है, मुझे लगता है कि कोरोना के बाद कुछ ज्यादा ही इसकी समस्या बढ़ी है। तो ये क्या है? एक तो वर्चुअल ऑटिज्म है क्या, और इसकी ट्रीटमेंट कैसे हम लोग करते हैं? वर्चुअल ऑटिज्म बेसिकली जो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होते हैं उसमें, जैसे कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि सारे लोग अपने अपने घरों में बंद थे, स्क्रीन टाइम बच्चों में बहुत ज़्यादा थी, मोबाइल या टीवी पे दिन भर एडिक्शन जैसा लगे रहते थे। और ऊपर से न्यूक्लियर फैमिली, लोग आजकल सिर्फ मम्मी पापा बच्चे रहते हैं। फिर पेरेंट्स भी वर्किंग, मम्मी पापा छोड़ दिया बच्चों पर, बच्चों को घर पे छोड़ दिया, वो अपने काम पे निकल गए। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि बच्चे इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे इन्वॉल्व रहते हैं कि वो बोलना भूल जाते हैं, उतना इंटरेक्शन का उनको मौका नहीं मिलता है, दूसरे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेलना भूल जाते हैं। तो इसी सब कंडीशंस की वजह से एक प्रॉब्लम निकल के आई जिसे हम वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं। लेकिन ये रेगुलर ऑटिज्म से डिफरेंट ये होता है कि अगर इसका इन्वायरमेंटल कंडीशंस ठीक कर दिया जाए, जैसे बच्चों को स्क्रीन से दूर कर दिया जाए, माँ बाप जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगे, तो इस प्रॉब्लम को ठीक की जा सकती है। मतलब जो ऑटिज्म है, जो रेगुलर ऑटिज्म, उससे ये अलग होता है। जी जी जी। एक तो और है कि वर्चुअल ऑटिज्म जो है आ गया, तो ट्रीटमेंट जो आप बता रही थी मैम कि ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल अलग अलग है, तो और बच्चे के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट पैक करते हैं। तो एक तो ट्रीटमेंट का पूरा जो प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, और कैसे कैसे ग्रेडिंग करते हैं हम बच्चों का? जब बच्चा हमारे पास आता है तो कुछ टूल्स होते हैं डायग्नोज करने के लिए, और टूल्स के हिसाब से हम लोग ग्रेडिंग करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर में। जो माइल्ड होती है उसके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है ठीक होने का। जो सिवियर होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, ज़्यादा मेहनत लगता है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ कुछ रेमनेंट्स, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स उनको ज़िंदगी भर रह जाए। लेकिन टारगेट हम लोग का यही रहता है कि इवन सिवियर वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी मैक्सिमम इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लायक बना दिया जाए उनको। तो इस तरह से डायग्नोज किया जाता है, फिर उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। ये जो ट्रीटमेंट होती है ये एक डॉक्टर का नहीं होता, ये पूरी टीम होती है, जिसमें पीडियाट्रिशियन, स्पेशली पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, ENT सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन, ये सारे लोग, सारे डॉक्टर्स मिलके, प्लस टीम ऑफ थेरेपिस्ट्स होती हैं, साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, वो सारे लोग मिलके बच्चों का, और जैसा भी उन प्रॉब्लम को, क्योंकि टर्म ही है स्पेक्ट्रम, मतलब बच्चे माइल्ड से लेके मॉडरेट से लेके सिवियर और अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। तो क्या होता है उसके, जो हर बच्चा को एक तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई बच्चे को स्पीच डिले होती है, किसी बच्चे को सेंसरी इशू ज़्यादा होती है। तो जिस बच्चे का जिस तरह का इशू है उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक तो हम लोगों ने ऑटिज्म पे मैम विशेष तरीके से बातचीत की, वर्चुअल ऑटिज्म पे बात की। अब एक कॉमन जो समस्या जो निकल करके बच्चों में आ रही है वो है मोटापा। मैम, मोटापा इतनी तेजी से बच्चों में बढ़ क्यों रहा है? दूसरा कि अगर बच्चे मोटापा से मतलब बचना चाहे, तो बचाना चाहे अगर हम लोग बच्चों को, तो क्या करें? इसका भी फिर से वही है, स्क्रीन टाइम। इंक्रीज स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हैं। बाहर जो खेलना होता है, पहले बच्चे दिन भर धूल मिट्टी में खेलते थे, स्पेशली गाँव में बच्चे पेड़ों पे चढ़ रहे हैं, धूल मिट्टी में खेल रहे थे, एक फिजिकल एक्टिविटी उनकी होती थी। आजकल बच्चे घर में बंद, प्लस पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे फोर्सफुली उनको बंद रहना ही पड़ता है, टेबल चेयर पर बैठ के उनको पढ़ना ही पड़ता है। तो चूँकि फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम हो गई है, प्लस कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं कि घर में अगर किसी को ओबेसिटी की फैमिली हिस्ट्री अगर रही है तो बच्चे में भी वो चीज़ आ जाता है। तो यही दो फैक्टर्स की वजह से आजकल मोटापा ज़्यादा देखने को मिल रहा है बच्चों में। इसको जुवेनाइल ओबेसिटी कहते हैं, और इसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे जुवेनाइल डायबिटीज़ टाइप की भी चीज़ें बच्चों में पाई गई हैं। एक तो और मैम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि ये लाइफस्टाइल
जो है उसको बदलना होगा। जी। ये बच्चे हेल्दी हो, जी। बच्चे स्वस्थ रहें, जी। इसके लिए अभिभावकों की कितनी जिम्मेदारी है? अभिभावकों की ही मेन जिम्मेदारी है इस चीज़ के लिए। उनको इतना इंश्योर करना चाहिए कि बच्चे जो भी अपना रूटीन है वो प्रॉपरली फॉलो करें, टाइम पर खाना पीना खाएं और फिज़िकल एक्टिविटी करें। और खाना पीना में भी जैसे आजकल जंक फूड का बहुत ज़्यादा हो गया है कि बच्चे आजकल जंक फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। जो हेल्दी फूड होता है जैसे हरी सब्जियां हो गई, पौष्टिक खाने हो गए, ये सब कम पसंद करते हैं। तो अभिभावकों का ये रोल है कि इन सब चीज़ों से दूर रखें, जंक फूड से, और ज़्यादा हेल्दी फूड पौष्टिक खाने की तरफ ही ज़्यादा ध्यान रखें बच्चों का। और फिज़िकल एक्टिविटी जितना हो सके उतना बच्चों को कराए, उससे हेल्दी ब्रेन, हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी भी रहता है। तो आपने देखा कि मैडम ने कितनी बखूबी और मतलब एक कंक्रीट तरीके से हम लोगों को ऑटिज्म पर जानकारी दी। ऑटिज्म के अलावा भी उन्होंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल बच्चों का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे, नए डॉक्टर के साथ होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।